टाइम यानी वक्त। हम इंसान वक्त को कैसे नापते हैं? घंटों में, दिनों में या ज्यादा से ज्यादा सदियों में? एक आम इंसान की जिंदगी 80 या 90 साल की होती है। हमारी सिविलाइजेशन, हमारा इतिहास सिर्फ कुछ हजार सालों का ही है, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर ये 1000 साल एक पलक झपकाने के बराबर भी नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक ऐसी चीज जो हमारे इस वक्त के पैमाने को तोड़ रही है? एक ऐसी मशीन जो तब भी जिंदा रहेगी जब अर्थ का अस्तित्व मिट जाएगा, जब हमारा सन मर जाएगा, और यहाँ तक कि जब ये पूरा यूनिवर्स एक ठंडी अंधेरे ग्रेवयार्ड में बदल जाएगा। बिल्कुल आपने सही समझा। मैं आज बात करूंगा वॉयेजर 2 की। दोस्तों, वॉयेजर 2 के पास के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन आज हम उस पास को बुला देने वाले हैं। आज हम कोई जुपिटर या सैटर्न की बात नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसी टाइम मशीन में बैठने वाले हैं जो हमें स्पेस के डीप फ्यूचर में ले जाएगी। हम सफर करेंगे आज से लेकर 10 ट्रिलियन ईयर्स आगे तक। एक ऐसी जर्नी जहां हमें डीप टाइम की असल डेफिनेशन समझ आएगी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये वॉयेजर 2 का फाइनल लंबा और सबसे अकेला सफर होने वाला है। टिल लॉन्ग गुड बाय, द फाइनल पावर ड्रेन 2024 टू 2036। वॉयेजर 2 इस वक्त अर्थ के करीब 20.5 बिलियन किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसकी धड़कन अब रुकने वाली है। इस स्पेसक्राफ्ट के पास कोई सोलर पैनल मौजूद नहीं, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी एक छोटे से तारे जैसी लगती है। इसका मेन हार्ट है आरटीजी, यानी रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। इस आरटीजी के अंदर प्लूटोनियम 238 डीके हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये न्यूक्लियर डीके प्रोसेस हर साल लगभग 4 वॉट की पावर कम कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका स्मार्टफोन 1% बैटरी पर चल रहा हो और आप उसमें एक साथ कई हैवी ऐप बंद कर रही हो। नासा के जेपीएल में इस वक्त थोड़ा गंभीर माहौल है, क्योंकि इंजीनियर्स अपने इस शहीदी प्रोब को धीरे धीरे मरते हुए देख रही हैं। इस लाइफ सपोर्ट मोड को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप लिया है, जिसे वोल्टेज रेगुलेटर बाईपास कहते हैं। वॉयेजर के इंस्ट्रूमेंट को पावर सर्जेस से बचाने के लिए ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म था, लेकिन 2026 के प्लान के मुताबिक नासा इस सेफ्टी नेट को बाईपास कर रहा है। एक छोटा सा पावरफुल स्पाइक इंस्ट्रूमेंट को फ्राई कर सकता है, लेकिन अगर ये कामयाब रहा तो वॉयेजर 2 कुछ और सालों तक डाटा भेज पाएगा। वैसे नासा ऑलरेडी इसके कई इंस्ट्रूमेंट को ऑलरेडी शट डाउन कर चुका है, जैसे सितंबर 2024 में प्लाज्मा साइंस इंस्ट्रूमेंट परमानेंटली ऑफ कर दिया गया, 2025 में लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल और 2026 में कॉस्मिक रे सब सिस्टम शट डाउन कर दिया गया। आज से कुछ सालों बाद आरटीजी के पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बचेगी कि वो वॉयेजर के मेन ट्रांसमीटर को पावर दे सके। करीब 2036 में डीप स्पेस नेटवर्क के ह्यूज एंटीना एरे पर वॉयेजर 2 का सिग्नल एक फेंट लाइन से एक फ्लैट लाइन में बदल जाएगा। वो दिन ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत इमोशनल दिन होगा। उस आखिरी बीप के बाद अर्थ और वॉयेजर 2 का नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। फिर शुरू होगी उसकी एक ऐसी आजाद और अकेली यात्रा जिसे ट्रैक करने वाला कोई नहीं होगा। द इंटरस्टेलर मीडियम एंड द लोकल फ्लव 2036 to 2300। कनेक्शन टूटने के बाद क्या होगा? अगर आप सोचते हैं कि हमारी सोलर सिस्टम के बाहर का स्पेस बिल्कुल खाली है, तो आप बहुत गलत हैं। वॉयेजर 2 इस वक्त एक ऐसी जगह से गुजर रहा है जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं, लेकिन इंटरस्टेलर मीडियम की भी अपनी एक अलग ज्योग्राफी है। हम जिस गैलेक्टिक पड़ोस में रहते हैं वहाँ एक विशाल ग्लोइंग डस्ट और गैस का क्लाउड है, जिसे साइंटिस्ट द लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड या लोकल फ्लव कहते हैं। ये क्लाउड पिछले कुछ लाख सालों से हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। अगले 300 सालों तक वॉयेजर 2 इस लोकल फ्लव के जरिए ट्रेवल करेगा। यहाँ मैटर की डेंसिटी सिर्फ 0.1 एटम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी एक छोटे से शुगर क्यूब के साइज के स्पेस में सिर्फ एक एटम। वॉयेजर 2 की स्पीड इस वक्त करीब 15.3 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी करीब 55,000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड पर चलते हुए आगे के 300 साल में वॉयेजर पर लगातार इंटरस्टेलर प्लाज्मा की बारिश होती रहेगी। हालांकि ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वॉयेजर 2 की बॉडी पर छोटी छोटी खरोंचें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन असल फिजिकल बैरियर अभी आना बाकी है। द ग्रेट आइस वॉल, द ऑड क्लाउड 300 to 30,000 ईयर्स। करीब आज से 300 साल बाद साल 2300 के आसपास वॉयेजर 2 हमारी सोलर सिस्टम की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी ग्रेविटेशनल बाउंड्री में एंटर करेगा। ऑड क्लाउड कोई प्लैनेटरी सिस्टम नहीं, ये हमारी सोलर सिस्टम के बर्थ के बचे हुए डिब्री का एक विशाल स्पेरिकल ग्रेवयार्ड है। यहाँ ट्रिलियंस ऑफ कॉमेट्स और बर्फीली चट्टानें अंधेरे में घूम रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या वॉयेजर 2 किसी कॉमेट से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हॉलीवुड की साई-फाई मूवीज में एस्टेरॉयड के बीच से बचकर निकलना बहुत मुश्किल दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में ऑड क्लाउड में दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर का होता है। वॉयेजर 2 की किसी भी आईसी रॉक से टकराने की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी 0.00001% से भी कम है, लेकिन इस ऑड क्लाउड का स्केल इतना विशाल है कि अगर वॉयेजर 2 अपनी 55,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी बिना रुके चलता रहेगा,
फिर भी इस ऑड क्लाउड को क्रॉस करने में इसे करीब 30,000 साल लग जाएंगे। जरा इस टाइम स्केल को समझिए। 30,000 साल पहले हम इंसान गुफाओं में पेंटिंग करते थे और उतना ही टाइम वॉयेजर 2 को सिर्फ हमारे सन के आखिरी बैकयार्ड को क्रॉस करने में लग जाएगा। करीब 32,000 एडी में वॉयेजर 2 फिजिकली हमारे सन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। द स्टेलर डांस इन द प्रॉपर मोशन 40,000 to 5 लाख ईयर्स। ऑड क्लाउड से निकलने के बाद वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस का सिटीजन बन जाएगा। अब वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ अपना नया इंडिपेंडेंट गैलेक्टिक ऑर्बिट स्टैब्लिश करेगा। लेकिन आगे के सफर को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। रात के आसमान में जो तारे हमें रुके हुए लगते हैं वो असल में मिलियंस ऑफ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गैलेक्सी में मूव कर रहे हैं। वॉयेजर 2 सिर्फ अकेला नहीं चल रहा, असल में पूरा यूनिवर्स डांस कर रहा है। आज से करीब 40,000 साल बाद वॉयेजर 2 की सबसे पहली बड़ी मुलाकात होगी रॉस 248 नाम के एक रेड ड्वार्फ स्टार से। वॉयेजर 2 स्टार से करीब 1.7 लाइट ईयर्स की दूरी से गुजरेगा। उस वक्त रॉस 248 हमारे सन की तुलना में वॉयेजर 2 से ज्यादा करीब होगा और फिर करीब 3 लाख साल बाद वॉयेजर 2 रात के सबसे चमकदार तारे सीरियस की टेरिटरी से गुजरेगा, करीब 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी से। पर इन एनकाउंटर्स का मतलब ये नहीं कि वॉयेजर 2 इन स्टार्स की ग्रेविटी में फंस जाएगा। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इन स्टार्स की ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। द इनविजिबल वॉन्डरर एनकाउंटर विद रोग प्लैनेट। दोस्तों, जब हम वॉयेजर 2 के फ्यूचर पाथ को ट्रेस करते हैं तो हम सिर्फ उन चीजों को गिनते हैं जो चमकती हैं, जैसे स्टार्स और गैलेक्सीज। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स ने एक बहुत टेरिफाइंग और फैसिनेटिंग रियलिटी को अनकवर किया। इस पूरे यूनिवर्स में स्टार से ज्यादा गिनती उन प्लैनेट्स की है जिनका अपना कोई सूरज नहीं। इन्हें हम रोग प्लैनेट या ऑर्फन प्लैनेट कहते हैं। ये वो प्लैनेट हैं जो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिए गए और अब इस अनंत अंधेरे में अकेले भटक रहे हैं। अकेली मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे अरबों रोग प्लैनेट घूम रहे हैं। जब वॉयेजर 2 एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम के बीच का खाली डार्क वॉइड क्रॉस कर रहा होगा, इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि इसकी मुलाकात किसी रोग प्लैनेट से हो जाए। लेकिन ये एनकाउंटर कैसा होगा? एक ऐसा प्लैनेट जो शायद जुपिटर जितना बड़ा हो या अर्थ जैसा रॉकी हो, पर वहाँ टोटल डार्कनेस है। उसका टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अगर उसकी सतह पर कभी ओशियन थे तो वो अब कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर में बदल चुके होंगे और उस डेड प्लैनेट के अपर एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ वॉयेजर 2 गुजरेगा। द मैप दैट एक्सपायर्स, द गोल्डन रिकॉर्ड्स लॉ, 1,200,000,000 ईयर्स। जब तक वॉयेजर 2 इन तारों से मिल रहा होगा, अर्थ पर ह्यूमैनिटी का क्या हाल होगा ये कोई नहीं जानता। हम मार्स या एक्सोप्लैनेट पर सेटल हो चुके होंगे या शायद हमारा अस्तित्व ही खत्म हो चुका होगा। ऐसे हालात में अगर स्पेस में किसी एडवांस सिविलाइजेशन को वॉयेजर 2 मिलता है तो वो हम तक कैसे पहुंचेगी? इसका जवाब नासा के साइंटिस्ट कार्ल सेगन ने रिकॉर्ड पर बनाया था। इस रिकॉर्ड के सर्फेस पर एक मैप है, द पल्सर मैप। इसमें 14 पल्सर यानी बहुत तेज घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार की रिलेटिव पोजीशन और फ्रीक्वेंसी दी गई है ताकि एलियंस अर्थ का पता लगा सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, एक ऐसी डिटेल जो बहुत कम लोग जानते हैं। पल्सर हमेशा एक स्पीड पर स्पिन नहीं करते, उनकी रोटेशन धीरे धीरे स्लो होती रहती है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्टार्स मूव करते हैं, आज से 100 मिलियन ईयर्स यानी 10 करोड़ साल बाद रिकॉर्ड पर छपे गए पल्सर की पोजीशन स्पेस में पूरी तरीके से बदल चुकी होगी। कुछ पल्सर की एनर्जी खत्म होकर वो इनविजिबल हो चुकी होंगे, यानी 100 मिलियन ईयर्स के बाद गोल्डन रिकॉर्ड का पल्सर मैप पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो जाएगा। एलियंस कभी भी अर्थ की ओरिजिनल लोकेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन ठीक उस पल्सर मैप के बगल में एक और सिंबल है, यूरेनियम 238 का एक अल्ट्रा प्योर पैच। इसकी हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स है। मैप भले ही फेल हो जाए, पर एलियंस इस पैच के रेडियो एक्टिव डीके को मेजर करके ये जरूर बता देंगे कि ये स्पेसक्राफ्ट कितने अरबों साल पहले बनाया गया था। द गैलेक्टिक कॉलिजन 4 बिलियन to 5 बिलियन ईयर्स। टाइम मशीन को और आगे बढ़ाते हैं, आज से करीब 4 से 5 बिलियन साल आगे हमारा सूरज जब अपने एंड स्टेज में होगा, एक फूलता हुआ रेड जायंट जो अर्थ को निकल चुका होगा, लेकिन वॉयेजर 2 अर्थ से इतना दूर होगा कि उस पर सूरज की मौत का कोई असर नहीं होगा। इसी दौरान स्पेस का सबसे बड़ा इवेंट शुरू होगा। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा 110 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी गैलेक्सी से टकराएगी। इस प्रोसेस को गैलेक्टिक मर्जर कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि इस महा टक्कर में वॉयेजर 2 क्रश हो जाएगा, लेकिन स्पेस की रियलिटी अलग है। गैलेक्सी मोस्टली एम्प्टी स्पेस से बनी होती है। जब दो गैलेक्सी टकराती हैं तो उनके स्टार आपस में फिजिकली नहीं टकराते, टकराती है उनकी ग्रेविटी और उनके सेंटर में बैठा सुपर मैसिव ब्लैक होल। लेकिन इस मैसिव ग्रेविटेशनल टाइडल वेव के दौरान वॉयेजर 2 के पास दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी होंगी।
फर्स्ट इज इंटरगैलेक्टिक एक्साइल। जब गैलेक्सीज मर्ज होती हैं तो ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट इफेक्ट जनरेट होता है। लाखों तारे गैलेक्सी से बाहर फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें हाइपर वेलोसिटी स्टार्स कहते हैं। अगर वॉयेजर 2 ऐसी ही किसी वेव में फंस गया तो वो नई गैलेक्सी से हमेशा के लिए बाहर इंटरगैलेक्टिक वॉइड में इजेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी इज बिकमिंग द सिटीजन ऑफ मिल्कोमेडा। अगर वो इजेक्ट नहीं होता तो वो इस नई गैलेक्सी, जिसे एस्ट्रोनॉमर मिल्कोमेडा कहते हैं, उसका हिस्सा बन जाएगा और उसके सेंटर के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। डीजनरेट एरा एंड द फाइनल डार्कनेस। 100 बिलियन टू 1 ट्रिलियन ईयर्स, 100 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन साल के बीच यूनिवर्स अपना चेहरा पूरी तरीके से बदल लेगा। यूनिवर्स का स्टेलीफेरस एरा खत्म होने लगेगा। गैस क्लाउड इतने डिस्पर्स हो जाएंगे कि नए स्टार बनने बंद हो जाएंगे। जो स्टार मौजूद हैं वो धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे। हमारी सन जैसे स्टार छोटे व्हाइट ड्वार्फ बन जाएंगे। यूनिवर्स के सबसे कॉमन स्टार अपनी एनर्जी लूज करके ऐसी डेड बॉडीज बन जाएंगे जो आज यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती और जिन्हें ब्लैक ड्वार्फ्स कहते हैं। यानी पूरा यूनिवर्स एक डार्क और डेड समुद्र बन जाएगा जहां सिर्फ ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक ड्वार्फ का अस्तित्व होगा। लेकिन वॉयेजर 2 अभी भी चल रहा होगा। द 10 ट्रिलियन ईयर मार्क, द क्वांटम स्टेट ऑफ वॉयेजर 2। हम आ चुके हैं उस पॉइंट पर जिसका इस वीडियो में वादा किया गया था। 10 ट्रिलियन ईयर्स यानी 10 लाख करोड़ साल। 10 ट्रिलियन साल इतना लंबा वक्त है कि स्केल पर आकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियम नॉर्मल स्पेस में बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं। इस अल्टीमेट अंधेरे में वॉयेजर 2 फिजिकली कैसा दिखेगा, आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पिछले 10 ट्रिलियन सालों में इंटरस्टेलर मीडियम के माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल और कॉस्मिक रेज ने वॉयेजर 2 के आउटर स्ट्रक्चर पर ट्रिलियन बार बॉम्बार्डमेंट किया होगा। पर 10 ट्रिलियन साल का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होगा कि वॉयेजर का चमकदार एल्युमिनियम और टाइटेनियम फ्रेम बुरी तरीके से घिस चुका होगा। ये प्रोसेस वैसा ही है जैसे रेगुलर सैंड ब्लास्टिंग से पत्थर घिस जाते हैं। इसके एंटीना की शेप ब्लंट और राउंडेड हो चुकी होगी। स्पेस वैक्यूम में एक फैसिनेटिंग चमत्कार होता है जिसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। जब दो मेटल बिना किसी ऑक्सीजन लेयर के एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके एटम एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। 10 ट्रिलियन ईयर्स में वॉयेजर 2 के जॉइंट और इसके मैकेनिकल गियर सब आपस में जुड़कर सॉलिड डेड लंप बन चुके होंगे। यूनिवर्स तब तक इतना एक्सपेंड हो चुका होगा कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन लगभग खत्म हो चुकी होगी। स्पेस का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ एक फ्रैक्शन ऊपर होगा। इस एक्सट्रीम और कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट पर वॉयेजर की कॉपर वायर और सर्किटरी के एटम अपनी स्टेट बदलकर हाईली क्रिस्टलाइन हो जाएंगे। अगर इस स्ट्रक्चर पर एक मामूली सी चोट मारी जाए तो ये कांच की तरह हजारों टुकड़ों में चूर चूर हो सकता है। 10 ट्रिलियन साल के टाइम स्केल पर क्लासिक फिजिक्स के साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स भी प्ले में आती है। वॉयेजर 2 के एटम्स एक जगह से दूसरी जगह टनल कर सकते हैं, बहुत मामूली हद तक ही सही, पर वॉयेजर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा ब्लर और रीअरेंज हो चुका होगा। लेकिन क्या इसके एटम गायब हो जाएंगे? नहीं, प्रोटॉन डिके की थियोरेटिकल टाइमिंग बहुत लंबी है। 10 ट्रिलियन साल उस डिके पॉइंट से अभी भी बहुत कम है। इसका मतलब है कि 10 ट्रिलियन साल की अंधेरी, ठंडी और डेड यूनिवर्स में हमारा बनाया गया ये मेटल का डब्बा फिजिकली उस अंधेरी को चीरते हुए तैर रहा होगा। लेकिन गोल्डन रिकॉर्ड का क्या हुआ? प्रोटेक्टिव एल्युमिनियम कवर जरूर खींच चुका होगा, पर गोल्ड को डिग्रेड करना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये था वॉयेजर 2 का 10 ट्रिलियन सालों का सफर। जब इस यूनिवर्स में रोशनी बंद हो जाएगी, जब नए तारे बनना बंद हो जाएंगे, तब भी वॉयेजर 2 एक खामोश थंबस्टोन की तरह आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, अगर डीप टाइम और कॉस्मिक स्केल ने आपके दिमाग के तार झंझना दिए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप ऐसे ही रोमांचक स्पेस साइंस वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वक्त बहुत लंबा है, लेकिन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। I'll see you in the next one.